सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा उद्भव व विकास। वैसे तो ये टॉपिक हिंदी भाषा का की मूल भूमिका में उसकी आधारभूत टॉपिक्स के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में, स्नातक के सिलेबस में, द्वितीय वर्ष में आ रहा है और द्वितीय वर्ष में प्रथम इकाई के अंदर ये टॉपिक है हिंदी भाषा उद्भव व विकास। तो हम शुरू करते हैं इसको। हिंदी भाषा उद्भव और विकास के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना है, एक तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और दूसरा हिंदी भाषा कहाँ से प्रारंभ होती है, उद्गम कहाँ से होता है, किस प्रकार इसका विकास होता है और आज की स्थिति तक इसको बताना है कि इसका विकास कहाँ तक पहुंचा है। तो शुरू करते हैं। भारत में मुख्य रूप से जो है, हम बात अगर करते हैं हिंदी भाषा उद्भव यानी कहाँ से हिंदी का ओरिजिन होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, वहीं से शुरू करते हैं। भारत में मुख्य रूप से दो रूप देखने को मिलते हैं। भारतीय भाषा अगर अपन देखें तो हम भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार उसके अंतर्गत नहीं जाएंगे क्योंकि उतना डीप में हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। जहां से हमारे सिलेबस के अंदर यानी पाठ्यक्रम के अंदर आ रहा है वहीं से अपन इस बात को शुरू करते हैं। भारतीय भाषा में मुख्य रूप से दो प्रकार, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। भाषा के आधार पर हम दो प्रकार से बांट लेते हैं। तो उत्तरी भारत की जो भाषा है वो कहलाती है आर्य भाषा परिवार की, आर्य भाषा परिवार की भाषाएं, और जो दक्षिण में चलती है वह कहलाती है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तो इन्हीं दो भाषा परिवारों की चर्चा करेंगे। और हमारी जो हिंदी का उद्भव विकास है, सामान्यतः ये पहला जो इसका पॉइंट है आर्य भाषा परिवार जिसे हम पढ़ते हैं, जो हमारे उत्तरी भारत में चल रही है और जिसे हम आज जो संकुचित अर्थ में देखें तो खड़ी बोली के रूप में अपना रहे हैं, उसी का विकास हम अंत तक पढ़ेंगे। और जब हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे तो साथ में ये भी पढ़ेंगे कि हिंदी का व्यापक अर्थ में क्या है और संकुचित अर्थ में उसको किस प्रकार से लिया जाता है। तो इसको हटा देते हैं। ये खाली मैंने आपको भूमिका बताने के लिए बताया कि भारतीय भाषा में हम दो प्रकार के भाषा परिवारों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें आती है हमारी भारतीय आर्य भाषा परिवार। इसको हम देखें तो मूलतः जो है वो संस्कृत से ओरिजिन है, यानी संस्कृत से इसका शुरुआत देखने को मिलता है और उसी की उत्तराधिकारिणी जो है वो हमारी हिंदी आगे चल करके जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जो अपने मूल विषय जहाँ से है। तो कभी कभी ऐसा इन भाषा परिवारों के बारे में पूछ लिया जाता है और आर्य भाषा के कौन कौन से 3 रूप प्रचलित है उसका वर्गीकरण कीजिए और उसकी कालावधि बताइए, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से इसके 3 भाग किए जा सकते हैं। एक तो है प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है, दूसरी है मध्यकालीन, और तीसरी है आधुनिक। हमारी हिंदी का यहीं से देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए भी पढ़ना जरूरी है कि हिंदी आई कहाँ से, हिंदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी व्युत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इसकी जननी किसे कहा जाए और क्यों कहा जाए, इन सभी की चर्चा। क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी रचनाओं का अध्ययन करेंगे और बहुत से ऐसे कवियों की भी चर्चा करेंगे जो खड़ी बोली के अतिरिक्त, जिसे हम आज हिंदी का संकुचित अर्थ में लेते हैं खड़ी बोली, सिर्फ खड़ी बोली ही हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं है, इसके अलावा जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं वो भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानी जाती है। सबसे पहले जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, ये सभी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक बार यहाँ पे लिखा जा चुका है भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो सबसे पहले आती है प्राचीन। इसके अंदर हम इसके 2 भाग करते हैं और इसकी कालावधि भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी कालावधि है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 यहाँ तक चलती है।
और इसके दो रूप हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के। दो रूपों में पहला है वैदिक संस्कृत, जिसका काल हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ये सभी ईसा पूर्व की कालावधि है। थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा सा जटिल कह सकते हैं, कई विद्यार्थी इसको समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको समझा ही नहीं जा सकता। बड़ा आसान सा मोटा मोटा मैं आपको वर्गीकरण समझा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दें इधर कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहला रूप जो देखने को मिलता है वो वैदिक संस्कृत का देखने को मिलता है, जिसमें हमारी ऋचाएं, हमारे वेद, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, हमारे आरण्यक और हमारे उपनिषद भी इसी भाषा में लिखे गए, किंतु बहुत जटिल थी। आम जन के लिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसका दूसरा रूप परवर्ती काल में देखने को मिलता है, वह है लौकिक संस्कृत। देखिए, नाम से ही पता चलता है कैसे। ये चलती है 800 ईसा पूर्व से, कालावधि थोड़ी कम है, 500 ईसा पूर्व। नाम से ही कैसे पता चलता है कि जो वैदिक संस्कृत है वो वेदों में वर्णित संस्कृत है, और जो लौकिक संस्कृत है वो वाली संस्कृत है जिसमें लौकिक साहित्य रचा जाए, यानी कि उससे थोड़ी सी आसान भाषा जो कि आम जन के समझ में आए। तो उसमें तो रचे गए हमारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आदि। और इसके अंदर लौकिक संस्कृत में मुख्य दो हम साहित्यिक कृतियों का नाम लेते हैं, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी आती है और आज भी प्रत्येक लोक घराने में प्रचलित है। वो है रामायण और महाभारत, लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। थोड़ा सा अंतर यह है कि ये बहुत ज्यादा व्याकरणिक नियमों पर आबद्ध है और इसमें थोड़े नियमों में शिथिलता देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हम मध्यकालीन भारतीय भाषा में, इसको मिटा देते हैं। इसके तीन रूप हम देखते हैं। पहला इसका रूप है पाली, पाली। दूसरा है प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश। अब थोड़ा थोड़ा हम हिंदी के करीब आ रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चल रही थी पहली वाली जो थी, वो चली आपकी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और अब हम इस दूसरी यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की चर्चा कर रहे हैं। ये चल रही है हमारी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी। देखो अब यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं है। इन पूरी कालावधि को हम इन तीन भाषाओं में बराबर बराबर बांट देते हैं। और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा इसके अंदर कि पाली में कौन कौन से धर्म ग्रंथों की रचना हुई। उस समय सामान्यतः धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं ही इस भाषा में, बौद्ध धर्म की ग्रंथों की रचना है, जिसे हम पिटक के नाम से जानते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीन नाम हम बौद्ध ग्रंथों के सामान्यतः सुनते हैं। और इन सभी की रचना जो है वो पाली भाषा में। तो पाली भाषा का काल जो हम देखते हैं 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ईस्वी सन, है ना। अब यहाँ पर अभी तक तो था घटते क्रम में, आपने देखा सारा का सारा ईसा पूर्व की जितनी भी अवधि है वो सभी घटते क्रम में है। और अब आगे चलेंगे हम, जो कालावधि जो चलेगी वो आपके बढ़ते क्रम के अंतर्गत चलेगी। प्राकृत का काल आता है 1 ईस्वी से लेकर के 500, और अपभ्रंश का काल चलता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। देखिए उस पूरी कालावधि को मैंने समेट लिया है। यहाँ चल रही थी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक चली हमारी पाली, जिसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना हो गई है। और दूसरे नंबर पर आती है प्राकृत, तो यहीं से शुरू होती है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। हमारे हिंदी साहित्य का जितना भी जैन ग्रंथ है, जैन साहित्य है, जैन कवियों द्वारा लिखा गया, वो सभी के सभी लगभग प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत और अपभ्रंश में थोड़ी थोड़ी
समानता है किस प्रकार, जब हम इनके व्याकरणिक स्वरूप को पढ़ेंगे तो वापस चर्चा करेंगे। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत, और प्राकृत से आगे चलते ही 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक हमारी अपभ्रंश भाषा चलती रही। अपभ्रंश के कई नाम मिलते हैं। अपभ्रंश शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का लिया गया है, और अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या भ्रष्ट। यही भाषा जो है वो आगे चल करके अवहट्ठ, ये भी देखने को मिलता है, अवहट्ठ ये रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें हम आगे चलकर विद्यापति की कीर्तिलता कीर्तिपता का रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अवहट्ठ इसी का आगे बिगड़ा हुआ रूप है ना। अपभ्रंश भाषा जब हिंदी में बदल रही थी, हिंदी की ओर बढ़ रही थी, तो हिंदी और अपभ्रंश के जो बीच की स्थिति है वह अवहट्ठ की कहलाती है। अंतिम हमारी आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है वो 1000 ईस्वी से अद्यतन, अद्यतन मतलब आज तक, अद्यतन मतलब आज तक, यानी इसके अंदर जो है वो हम हिंदी को पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय भाषा जो है वो हिंदी वो अभी इसके अंदर पढ़ेंगे। अब प्राकृत के हम यहाँ पर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते चलते हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर इनकी विशेषताएं हैं। हालांकि एक अलग से टॉपिक उठाया जाएगा, लेकिन एक सामान्य चर्चा के तौर पे देखें तो प्राकृत के भी 5 रूप देखने को मिलते हैं, और वो 5 रूप जो है वो वही आगे चलकर अपभ्रंश के 8 रूपों में बदल जाते हैं। कैसे, थोड़ा देखें। इसको रहने देते हैं क्योंकि हम अभी इसी को पढ़ रहे हैं। प्राकृत भाषा जब आती है, देखिए इस तरह के बहुत से छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि प्राकृत की कालावधि बताइए, पाली भाषा की कालावधि बताइए, निम्न में से कौन सी अवधि पाली भाषा की है, निम्न में से कौन सी अवधि अपभ्रंश भाषा की है। तो इन अवधियों की ओर भी आपका ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्राकृत के 5 भाग देखने को मिलते हैं। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? शौर सैनी सबसे पहले, जो कि मथुरा और सूरसेन प्रदेश में बोली जाती थी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में आपको देखने को मिलेगा यही रूप अपभ्रंश में भी है, लेकिन अपभ्रंश का स्वरूप थोड़ा सा विकसित हो जाता है प्राकृत से आगे करके। वो 5 रूप जो प्राकृत के हैं, उन्हीं 5 रूपों को सम्मिलित करते हुए अपभ्रंश में 3 और रूप जोड़ करके उसको जो है वो 8 रूपों का नाम दिया गया। तो उन्हीं से आगे अपनी हिंदी का विकास होता है। उन्हीं में से हम 3 अपभ्रंश भाषाओं को उठाएंगे और हमारी हिंदी का विकास देखेंगे किस प्रकार 18 बोलियों या 5 बोलियों का विकास, उपभाषाओं का विकास कैसे देखने को मिलता है, तो चर्चा करते रहेंगे। पहले प्राकृत को समझ लेते हैं। शौर सैनी यानी शूरसेन या मेरठ के आसपास की भाषा। दूसरी है मागधी। इन सभी के आगे आप प्राकृत लगाते चलिए, ठीक है। दूसरी है मागधी यानी मगध क्षेत्र के आसपास की भाषा। तीसरी है अर्धमागधी यानी शौरसेनी और मागधी के बीच का जो रूप है वह आपकी अर्धमागधी कहलाती है। फिर है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री प्राकृत यानी महाराष्ट्र के आसपास बोली जाने वाली भाषा, ठीक। और उसके बाद आता है पैशाची यानी उत्तर पश्चिम यानी कश्मीर के आसपास का इलाका। कश्मीर क्षेत्र के आसपास का जो इलाका था वहां पर बोले जाने वाली प्राकृत को हम पैशाची प्राकृत कहते हैं। अब इन्हीं से आगे हमारी अपभ्रंश भाषाओं का विकास। अब प्राकृत की 5 प्राकृत हैं, इन्हीं 5 प्राकृतों में 3 और प्राकृत यदि मिला दी जाए तो वही अपभ्रंश हो जाती है। मैं इनको साथ साथ इसीलिए पढ़ाती हूँ कि विद्यार्थी को कभी कभी जैसे अपभ्रंश को यदि अलग से पढ़ाया जाए तो वो अपभ्रंश याद करता है और प्राकृत को भूल जाता है, और प्राकृत याद करता है तो अपभ्रंश को भूल जाता है। अब ये याद करना उसका रह जाता है क्योंकि एक से एक ही नाम है, इसलिए वहां ये कंफ्यूजन होता है कि ये अपभ्रंश है या प्राकृत है। तो इन 5 को तो हमको लेके ही चलना है, ठीक है। प्लस इनके साथ अगर मिला दे हम हस, ब्राचड़,
और टक। और इन सभी में प्राकृत की जगह पीछे लगा देते हैं अपभ्रंश अपभ्रंश, ठीक है। और जैसे शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, हस अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश और टक। अगर इसी प्रकार से हम चलाते हैं तो वही अपभ्रंशों के नाम हो जाते हैं। इसलिए अब आपको मेरे हिसाब से याद करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए कि जो प्राकृत भाषाएं हमने याद करी कि प्राकृत कहाँ से आई, कितने प्रकार की प्राकृत होती है, उसी प्राकृत को हम आगे अपभ्रंश में कन्वर्ट कर देते हैं और उनसे 3 और मिला देते हैं। तो कितनी हो गई? ये तो थी हमारी 5 और अपन ने प्लस कितनी कर दी? 3। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश के कितने रूप प्रचलित थे तो हम कहेंगे 8 रूप प्रचलित। अपभ्रंश भाषा के 8 रूप प्रचलित थे जिनसे हम आगे चल करके हिंदी का विकास देखते हैं। अब हिंदी का विकास कैसे हो रहा है इसको और समझ लेते हैं। अब मेरे हिसाब से इस बिंदु की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदी भाषा के विकास का आधारभूत ज्ञान है तो आपके पास होना ही चाहिए। अब सबसे पहला अपभ्रंश जिसको हम शौरसैनी अपभ्रंश कहते हैं। अब इस शौरसैनी अपभ्रंश से कितने प्रकार की हमारी हिंदी निकल रही है, इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है। और जब हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं तो शौरसैनी भाषा के ही रूपों को आगे चल करके हम अध्ययन करते हैं। तो 3 प्रमुख है, एक देख लीजिए शौरसैनी अपभ्रंश, एक मागधी अपभ्रंश और एक अर्धमागधी अपभ्रंश। इन 3 का ही रूप विकसित होकर के आगे चल करके आपका हिंदी की आधारभूत भाषाओं को ग्रहण करता है। इसका वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। हमारी टाइम लिमिट खत्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच।